आज हम बताने वाले हैं पंचम भाव को और सूत्रों पर चर्चा चलेगी। पांचवा भाव हमारा भविष्य भाव है, अर्थात ये ही वो हाउस है जो हमारे भविष्य को डिसाइड करता है। जिंदगी में आप कितने भाग्यशाली हैं, उस भाग्य की चमक पांचवे से देखी जाती है। पांचवा भाव हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इस ही भाव के कारण हम इस संसार में जीवित रहते हैं। लाख मुसीबतें आने पर भी हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, किसी के लिए जीना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी अपनी औलाद, आपकी अपनी संतान। आप उन लोगों से पूछें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप उन लोगों से पूछें जो अनाप शनाप दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक ही आंसर आता है, अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद को सिक्योर करने के लिए। हर मनुष्य बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, धन का संग्रह करता है और औलाद के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये अनकंडीशनल होती है। पांचवा भाव अनकंडीशनल लव को दिखाता है और हर इंसान अपनी औलाद से अनकंडीशनल लव करता है। इस संसार में हम जिससे भी अनकंडीशनल लव करते हैं उसका संबंध पंचम भाव से है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से कोई कानूनी पेपर नहीं लिखवाता कि तुम मेरी बुढ़ापे में मदद करोगे, और ये सोच कर कि औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बुढ़ापे में काम आएगी, तो दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी औलाद को इतना देना चाहते हैं कि जब उन्हें ये एहसास जब तक ना हो जाए कि मेरी औलाद पूरी तरीके से सिक्योर हो गई है, जब तक वो लगे रहते हैं। ये अनकंडीशनल प्यार का ही परिणाम है। इंसान अच्छा है या इंसान बुरा है ये मायने नहीं रखता, वो जैसा भी है अपनी औलाद से हर कोई प्यार करता है। वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर सकता है, तुम अपने जीवन साथी से झगड़ा कर सकते हो, जीवन साथी के साथ दुश्मनी बांधी जा सकती है, पर कोई भी संसार का इंसान अपनी औलाद से दुश्मनी नहीं बांधना चाहता। चाहे औलाद माँ बाप से दुश्मनी बांध ले, पर माँ बाप कभी भी औलाद से दुश्मनी नहीं बांधना चाहते। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पता लगे ये पांचवा भाव ही है जो एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है इंसान और इंसान की औलाद के बीच में। ये भाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आशाओं से भरा हुआ भाव है। इसी भाव में सबसे ज्यादा होप छुपी हुई होती है, क्योंकि हर इंसान
अपनी औलाद के लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर वो एक उम्मीद रखता है, एक आशा की किरण रखता है अपने पास कि अगर मेरी औलाद कामयाब होगी तो मुझे भी मदद पहुंचाएगी। ये जो होप है, ये पांचवा भाव है। अब आपके दिमाग में आएगा, ये आशा की किरण क्यों पांचवें भाव से, ये होप्स क्यों? क्योंकि पांचवें भाव में सिंह राशि फॉल करती है और वहां के स्वामी सूर्य नारायण भगवान है। अब सूर्य तो क्या है? सूर्य में तो प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। जब भी सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें संसार में फैल जाती हैं। ऐसे ही जब पंचम भाव हमारा एक्टिव होता है, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में होप्स ऑफ रे चारों तरफ फैल जाती है। हमें एक जोश भर जाता है, हमें एक उम्मीद आ जाती है कि हम होंगे कामयाब। अगर कोई व्यक्ति मन से स्ट्रांग है, कोई व्यक्ति भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा होपफुल है, तो समझना उसका पांचवा भाव बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है। पंचम भाव इस जीवन में मिलने वाले प्यार से रिलेटेड है। हमें कितना प्यार मिलेगा, पांचवा भाव ही डिसाइड करेगा। अब वो प्यार चाहे प्रेमिका का हो, चाहे वो प्यार संतान का हो, चाहे वो प्यार भगवान से हो, पांचवा भाव ही डिसाइड करता है कि हमें जीवन में प्यार कितना मिलता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार के लिए दिन रात लगे रहते हैं, जो उसी के पास आके कहते हैं सबके लिए सब कुछ किया, बस हमें ही किसी ने प्यार ना दिया, हमें जिंदगी में प्यार नहीं मिला, हमें जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला। ये जो सच्चा प्यार की जो परिभाषा लोगों ने घड़ रखी है अपने दिल में, दिमाग में, वो पांचवा भाव ही डिसाइड कर रहा है। इसीलिए पांचवा भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा भाव आपकी पब्लिक डीलिंग को दिखाता है, अर्थात आप इस संसार के साथ कैसे तालमेल बनाते हैं। जिसका पंचम अच्छा, उसका संसारिक व्यवहार अच्छा। पांचवा भाव कॉमन सेंस का भाव है। इस संसार को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस संसार को आप किस तरह से सामंजस्य उसके साथ बिठाते हैं, पंचम भाव ही बताता है। जिनके पंचम भाव अच्छे नहीं होते, उनके लोगों से कोई खास अच्छे संपर्क नहीं होते, उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। मित्र का मतलब ही है जो मन में इत्र घोल दे, वही मित्र। और पांचवें भाव में ये क्षमता होती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में पंचम भाव पीड़ित होते हैं, उनकी हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि हमें कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं करता। हमें जो इमोशनली सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। हर व्यक्ति हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और हमें छोड़ देता है। जो प्रेम संबंधों की आप कहानियां सुनते हैं, लड़का लड़की की प्रेम कहानियां सुनते हैं, इसमें पंचम भाव का ही खेल है। पांचवा भाव जब एक्टिव होता है एक यंग एज के अंदर, तो हमारा विशेष आकर्षण दूसरी तरफ चला जाता है। पांचवा भाव
आपकी जिंदगी का एंटरटेनमेंट भी है। पांचवा भाव आपके जीवन का एंजॉयमेंट भी है। वो पल, वो क्षण जब आप बहुत खुश होते हैं, वो क्षण जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हैं, वो क्षण जब आप जिंदगी में बड़ा खुश महसूस करते हैं, समझ लेना पंचम भाव आपको आशीर्वाद बरसा रहा है। अक्सर आपको रेमेडीज जब दी जाती है तो कुछ मंत्र बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि फला ग्रह के मंत्र जाप करो, देवी देवताओं के मंत्र जाप करो। ये जो मंत्र साधना जो है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। वो कहते हैं मंत्र का जाप नहीं हो पाता, और मंत्र जाप करते हैं तो इतनी बेरुखी से करते हैं कि उन्हें खुद को पता होता है कि ये मंत्र कोई लाभ नहीं पहुंचाने वाला। एक्चुअल में मंत्र साधनाओं का संबंध पंचम भाव से है। मंत्र का मतलब है तुम्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालना, तुम्हें जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकाल के ले जाना। बस कुछ ऐसा ही भाव है ये पांचवा घर। पांचवा घर के पास वो चाबी है कि जो तुम्हें मुसीबतों से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। जिंदगी में मुकदमा लग जाए, जिंदगी में सेपरेशन हो रहा हो, प्रेम संबंध खत्म हो रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, फसाद हो, कर्जा हो, बीमारी हो, पंचम भाव को मजबूत करना, पंचम भाव को प्रबल करना, इन सब मुसीबतों से बाहर आने का सूत्र पांचवें भाव में ही छिपा हुआ है। पांचवा भाव एक स्थान पर बैठ करके एकाग्र हो करके मंत्र पढ़ने का जो भाव है, जब ये खराब होता है, उन लोगों से पाठ पूजा नहीं हो पाते, उनसे मंत्र साधनाएं नहीं हो पाती हैं। पंचम भाव हमारे इष्ट देवी देवता का भाव है। कहते हैं ना, इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष राज और व्यापार। हमारी इष्ट की शक्ति पंचम भाव से बंधी हुई है। जिन लोगों के पंचम भाव अच्छे नहीं होते, उनका अपने इष्ट से संबंध भी नहीं बन पाता, अक्सर भटकते रहते हैं। कभी हनुमान जी के यहाँ चले गए, कभी शिव जी के यहाँ चले गए, कभी साईं बाबा के यहाँ चले गए, कभी कहीं पीर फकीर के यहाँ चले गए। भटकाव की स्थितियां बनी रहती हैं, एक को मान ही नहीं पाते, सभी के चक्कर में लगे रहते हैं या सभी को छोड़ देते हैं। ये स्थिति जब ही आती है जब पंचम भाव में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। इसलिए पांचवा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। कुछ लोग मंत्र साधनाओं में यकीन नहीं करते, पर भक्ति में बड़ा यकीन रखते हैं। कोई राम जी की भक्ति करता है, कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई कृष्ण जी की भक्ति करता है, पर भक्ति भी तो पांचवा भाव ही देता है। पांचवा भाव का आशीर्वाद जब तक नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं हो पाती। भक्ति का मतलब ही है कि जो भक्त को भगवान से मिला दे, उसी शक्ति का नाम भक्ति है। तो ये पांचवा भाव इंसान को परमात्मा से मिलाने का भाव है। पांचवा भाव संसारिक रूप से अपनी औलाद का प्यार पाने का भाव है। पांचवा भाव संसारिक रूप से अपनी प्रेमिका का और प्रेमिका के लिए प्रेमिका प्रेम प्राप्त करने का भाव पांचवा भाव है। इसलिए पंचम भाव बहुत ही अद्भुत है। जो लोग भविष्य को बनाना चाहते हैं, जो लोग भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को भविष्य स्पष्ट नहीं होता।
भविष्य स्पष्ट का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर क्या तात्पर्य है। अर्थात जिन्हें अपने जीवन का रोड मैप नहीं मालूम होता कि मुझे आगे चल करके क्या करना है, कंफ्यूजन बना रहता है, इल्यूजन बना रहता है, कभी मन करता है ये कर लें, कभी मन करता है वो कर लें, पर भविष्य में एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, दे हैव नो आइडिया। बस यही भविष्य भाव है। जिनके पंचम भाव में सूर्य की चमक नहीं, वो भविष्य को समझ भी नहीं पाते, और चाहे वो 50 साल की आयु में पहुंच जाएं, हमेशा कंफ्यूजन उनके दिमाग में बना रहता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। यानी कि सेल्फ डाउट, जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी डाउट, चाहे वो उसे कितने ही अच्छे तरह से क्यों ना कर रहे हो, उन्हें हमेशा डाउट बना रहता है कि मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा। तो पंचम भाव पर जब भी पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या पंचम भाव किसी भी रूप में डिस्टर्ब होगा, तो वो व्यक्ति अपने भविष्य की तरफ देख भी नहीं पाता। किस्मत उसको जो दे देती है उसी को एक्सेप्ट करता है और चलता है। वो लोग वो हैं जो अक्सर कहते हैं हम प्लान नहीं बनाते, क्योंकि जो प्लान बनाते हैं वो सारे तो फेल हो जाते हैं, इसलिए प्लान बना के की भी क्या फायदा। हम प्लान नहीं बनाते हैं। प्लान इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको उनका रोड मैप स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उनके अंदर की जो रोशनी, उनकी मानसिक चेतना, मैंने अब एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मानसिक चेतना। मानसिक चेतना उनकी इतनी ज्यादा जागृत नहीं होती। जिन लोगों के पंचम भाव गड़बड़ा जाते हैं उनके पेट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिनके पंचम भाव गड़बड़ा जाते हैं, जो लोग कुंडलिनी चक्रों के अंदर ध्यान लगाते हैं, उनका मणिपुर चक्र खराब हो जाता है। और ये ही चक्र है जो तुम्हें यश, मान, सम्मान देता है। पांचवें भाव का संबंध आपकी अपनी विद्या से कमाए हुए धन से है। जो आप स्किल सीखते हैं, जो आप नई विद्या सीखते हैं और उस विद्या के माध्यम से जो धन कमाते हैं, ये पांचवा भाव है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो स्कूली शिक्षा है, उसका संबंध आपका फोर्थ हाउस से है। और जो संसारी विद्या सीखते हैं, जो हम टैलेंट डेवलप करते हैं, जो हम अपनी प्रतिभा को डेवलप करते हैं, आप कुछ भी विद्या सीखते हैं वो पंचम भाव से आती है। और शिक्षा में और विद्या में अंतर होता है। विद्या में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो विद्या आपको मान सम्मान भी देती है, धन तो देती ही देती है। इसीलिए पांचवा भाव को लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, क्योंकि धन कमाने की जो सेंस डेवलप होती है वो पंचम भाव से होती है। जिन लोगों के पंचम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो ये जानते हैं इस संसार से मुझे पैसा कैसे कमाना है। बड़े कमाल की बात है, हम में से हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, और हम कमा किसके साथ, किससे रहे हैं? हम लोगों से ही तो कमा रहे हैं पैसा। कोई आपसे कमा रहा है, आप किसी और से कमा रहे हैं। ये चक्रव्यूह चल रहा है, और इस चक्रव्यूह को जो भेदना जानता है वो उतना ही ज्यादा अमीर बन जाता है। अर्थात आपके कितने ज्यादा फॉलोअर्स जिंदगी में हैं, आप उतने ही बड़े आदमी बन जाओगे। आप कितना पैसा कमाओगे, जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स, उतना ही ज्यादा आप धन अर्जित करोगे जीवन में। इसीलिए नेता लोग बहुत पैसा कमाते हैं,
इसीलिए अभिनेता लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पंचम भाव के पास ही ताकत है जो फैन फॉलोइंग क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में आर्ट है, ये कला का भाव है, ये एंटरटेनमेंट का भाव है, ये फिल्म्स का भाव है, ये मूवीज का भाव है। आप में कौन सी कला छिपी हुई है, आप उस कला का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, और उस कला के प्रदर्शन से कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, ये पांचवा भाव ही डिसाइड करता है। पंचम भाव आपके मन की ईमानदारी का भाव है। पांचवा भाव बहुत ही प्योर फॉर्म है मन की। इसीलिए पांचवे भाव से कलाकार लोग आते हैं, और जो सच्चे कलाकार होते हैं वो मन से बड़े ईमानदार होते हैं। उनको बेईमानियां नहीं आती, उनको बिजनेस के बड़े बड़े आइडियाज नहीं आते, इसलिए वो मन से बहुत ईमानदार होते हैं। आप समझ गए होंगे कि पांचवा भाव कितना अच्छा भाव है। अब टेक्निकल बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार टेक्निकल बात ना करें तो लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आकर के वो लिख देते हैं कि आप प्रवचन ज्यादा करते हो, टेक्निकल बात कम बताते हो। मैंने कहा भैया क्या बताएं, समस्या है, ये पढ़ाने का हमारा तरीका है। पर उनको गुस्सा आ जाता है कि बंदा जो है सीधी सीधी बात ही नहीं कर रहा है? पर सीधी बात हमारे समझ में कहाँ, सीधी बात हमें समझ में कभी नहीं आती। जो बातें मूवीज के द्वारा बताई जाती हैं, ड्रामा के द्वारा बताई जाती हैं, एक्टिंग्स के द्वारा बताई जाती हैं, ड्राइंग्स के रूप में बताई जाती हैं, कहानी के रूप में बताई जाती हैं, वो सबसे पहले खोपड़ी में घुसती हैं। शब्द तो अक्सर हम भूल जाया करते हैं। पांचवा भाव यही तो हमें बता रहा है कि कौन सी बात हमारे दिल में घुसेगी। आप कलाकारों को जिनको फॉलो करते हैं, आप उन्हें कैसे याद करते हैं? आपका आंसर आएगा कि मुझे याद है फलाने कलाकार ने फला फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, मुझे उसका फला डायलॉग बहुत अच्छा लगा, मुझे उस फिल्म में फला हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। इसलिए आपको हीरो याद है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी थी। ये जो स्टोरी टेलिंग की कला है, ये पांचवा भाव ही तो है। पांचवा भाव एक गुरु के लिए उसके शिष्य हैं। पंचम भाव एक गुरु के लिए एक उसके शिष्य हैं। आपको जीवन में कितने उम्दा शिष्य मिलेंगे, पांचवा भाव ही तो डिसाइड करेगा। जो हमारे साधु संत सन्यासी होते थे और वो वैवाहिक नहीं होते थे, उनकी संतान नहीं होती थी, क्या इसका मतलब ये है कि उनका पंचम भाव खराब? पांचवा भाव तो उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो संसार को कैसे डील करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका इस संसार में नाम भी बहुत। तो उन लोगों के पंचम भाव को कैसे देखें? पांचवा भाव याद रखिएगा, गुरु के लिए उसके शिष्य हैं, नेता के लिए उसके फॉलोअर्स हैं, अभिनेता के लिए उसके फॉलोअर्स हैं, उसके फैंस हैं। तो जब भी ध्यान रखें, आपके सामने कोई कुंडली आए, अगर वो किसी नेता की हो, किसी अभिनेता की हो, किसी अच्छे खिलाड़ी की हो, पांचवा भाव टेक्निक्स को दिखाता है, आर्ट को दिखाता है। खेल की जो टेक्निक्स होती हैं वो भी पंचम भाव ही सिखाता है। तो सबसे पहले पंचम भाव पर नजर दौड़ाना, और अगर ये भाव अच्छा नहीं है तो क्रॉस मार के वापस भेज दो, कह दो भैया जो नौकरी रोजगार धंधा
तेरे को करना है बिजनेस, जो करना है वो कर ले। ये नेतागिरी, अभिनेतागिरी, ये तेरे बस की बात नहीं है। केवल यहीं से डिसाइड कर ले। ये पिट गया फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बचा हुआ है तो फिर भी बहुत संभावना है। तो कितना प्यारा सूत्र दे दिया। और ये ध्यान रखना, ज्योतिषियों के पास नेता बहुत आते हैं। ज्योतिषियों के पास नेता बहुत आते हैं, और जिस दिन नेता बन जाते हैं फिर वो नहीं आते हैं। परंतु जब तक नहीं बनते हैं जब तक आते हैं। फिर भी आपका को सटीक प्रेडिक्शंस करने के लिए पंचम भाव को ध्यान पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। अब वास्तु की ऊपर बात कर लेते हैं। पांचवा भाव का संबंध पूर्व दिशा से है, वो दिशा जहां से सूर्योदय होता है। अगर किसी व्यक्ति की का सूर्य की दिशा यानी कि पूर्व दिशा डिस्टर्ब है, पंचम भाव अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है, तो सबसे पहले ये देखो कि उसके घर में कहीं पूर्व दिशा डिस्टर्ब तो नहीं। अगर पूर्व दिशा डिस्टर्ब है तो यहीं से पकड़ना शुरू कर दो। पांचवा घर हमें ये बताता है आपके घर में दो चीजें, हवा और रोशनी, उसकी मात्रा कैसी है। यानी कि आपका घर हवादार है कि नहीं है, रोशनी सही ढंग से आती है कि नहीं आती है। ये दो चीजें अगर सही ढंग से आती हैं तो समझो पंचम ठीक है। कई घर आपने देखे होंगे जहां पे प्रॉपरली रोशनी और हवा नहीं आ पाते हैं, पांचवा भाव में डिस्टरबेंस वैसे ही पैदा हो जाती। पांचवें भाव की डिस्टरबेंस लोग सहन नहीं कर पाते, क्योंकि सीधे दिल के ऊपर चोट मारती है। ये ध्यान रखना, पंचम भाव की डिस्टरबेंस को लोग सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी औलाद उनका कहा नहीं मानती है। अगर औलाद कहना नहीं मान रही है, औलाद आज्ञाकारी नहीं है, तो पांचवा भाव का भी रोल है। परंतु जब पूरी तरीके से कुंडली देखें और औलाद के विषय में देखें तो आपको तीन चीजें देखनी है। पांचवा भाव, गुरु ग्रह की स्थिति और केतु ग्रह की स्थिति। केतु संतान की उन्नति के लिए देखना है, गुरु इसलिए देखना है कि आपकी बात को वो कितना फॉलो करता है कि कितना नहीं फॉलो करता है। और पांचवा भाव डिस्टर्ब होगा तो तुम्हारे पास रह करके तुम्हारी सेवा करता है कि नहीं करता है। क्योंकि पंचम भाव अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो औलाद दूर चली जाती है, चाहे अपने कामकाज के लिए, चाहे नौकरी रोजगार के लिए। बेशक लड़ाई झगड़ा ना करे, परंतु दूर जाने का योग बन जाता है। तो इसलिए तीन चीजें औलाद के लिए देखी जाती है। अक्सर लोग पांचवें भाव में जो युवा हैं वो इसलिए जाते हैं कि उनके कहीं ना कहीं प्रेम संबंध चल रहे होते हैं, और प्रेम संबंधों में रुकावटें, झंझटें, फसाद, विवाद, ये सब पंचम भाव का ही विषय है। पांचवें भाव का कारक ग्रह है गुरु है। एक प्रकार से पांचवा भाव में जो जमीन है वो सूरज की है, और इसका मका का मालिक है वो गुरु है। यहाँ दो ग्रह हो गए जो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इस भाव में बैठने वाले घर के हालात, ग्रह के हालात कैसे हैं। अब एक सूत्र और नोट कर लो, पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा
पंचम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो 10वें घर से दुश्मनी मान के चलेगा। यानी 10वें भाव में जो भी ग्रह होगा उससे वो दुश्मनी मान के चलेगा। फिर समझा दूं, 5वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह से को अपना शत्रु मानता है। 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह को भी अपना शत्रु मानता है। ये थोड़ा अलग ढंग का सा सूत्र है लाल किताब का, पर बड़ा सटीक है। ये कहां पर काम आएगा? ये जब काम आएगा जब 10म भाव में और पंचम भाव में दो मित्र ग्रह आपस में बैठे हैं। जैसे सपोज करो 10वें भाव में सूरज बैठा है और 5वें में गुरु बैठ जाए, या कोई भी सूरज का मित्र बिठा लो, आप चंद्रमा को बिठा लो, तो नियम से तो ये दोनों फ्रेंड हैं, परंतु लाल किताब का नियम कहता है 5वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह से शत्रु, उसको शत्रु मान करके चलेगा। तो वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, अपितु एक दूसरे को डेंट मारने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा सूत्र है, पर इसको याद रखना, ये बार बार काम आएगा, आगे तक चल करके काम आएगा। अगर ये दोस्त नहीं है दुश्मन भी है तभी भी, आई एम सॉरी, ये दुश्मन तो है ही, अगर आप कह रहे हो दोस्त भी होंगे तभी भी वो दुश्मनी निभाएंगे, राइट? जी जी, मैंने यही कहा है। ओके, थैंक यू। अब बताओ क्या पढ़ाएं आगे? सॉरी, सो सॉरी गुरुजी, कोई गलती बात से हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना क्या है? अब आपको ये देखना है कि कुंडली में सूर्य के हालात कैसे हैं और गुरु ग्रह के हालात कैसे हैं। अर्थात अगर गुरु जितना उम्दा होगा, उम्दा का मैंने अच्छा, गुरु जितना उम्दा होगा उतना ही अच्छा पंचम भाव होगा। और गुरु को देखने का मैंने तरीका आप लोगों को समझा दिया है बहुत अच्छे से। वही फार्मूला अपनाना है आपने कि राहु, बुध और शुक्र, 3 ग्रहों को देखना है। 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बैठे हैं तो राहु का सॉरी गुरु कमजोर है। अगर इनमें कोई नहीं बैठा हुआ, यानी कि इनमें से 3 ग्रहों में से कोई नहीं बैठा हुआ इन भावों में, तो गुरु उम्दा माना जाएगा, मतलब अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य को देखना है। सूर्य के दुश्मन कौन कौन है? सूर्य का दुश्मन है शनि, शुक्र और राहु। शनि, शुक्र और राहु, ये 3 सूर्य के शत्रु हैं। पहली बात तो ये इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, यानी कि सूर्य शुक्र के साथ बैठा हो, सूर्य राहु के साथ बैठा हो, सूर्य शनि के साथ बैठा हो, तो सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करेगा कि मैं विद्यावान तो हूं, मैं इंटेलिजेंट तो हूं और मैं लोगों से अच्छा व्यवहार भी करता हूं, पर मुझे यश नहीं मिलता, मान सम्मान रेस्पेक्ट जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सिंपल बता दिया। सूर्य शुक्र के साथ बैठा हो या सूर्य राहु के साथ बैठा हो,
या सूर्य शनि के साथ बैठा हो तो सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा तो पंचम भाव के जो अच्छे से अच्छे परिणाम मिल सकते थे वो पूरी तरह से नहीं मिलते, और ऐसा व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से आपको ये दो ग्रहों के बारे में देखना बता दिया। और कैसे देखना है सूर्य को? सूर्य को ये देखना है कि सूर्य सप्तम भाव में अगर जाएगा तो भी कमजोर माना जाएगा, क्योंकि सातवें भाव में उसे नीच का माना जाएगा। दसम भाव में जाएगा तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शनि का भाव है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा डिस्टरबेंस मानी जाएगी। फिर भी आप इतने ज्यादा गहराई में मत जाओ, जब मैं ग्रहों को कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी आप इतना ही देखोगे कि सूर्य को कैसे देखना है और गुरु को कैसे देखना है। अगर ये दोनों ग्रह उम्दा हो गए, पंचम भाव फर्स्ट क्लास, जिंदगी में या तो औलाद बहुत अच्छी मिलेगी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो जो अगर आप गुरु बन गए तो शिष्य बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर आप साधु संत मिल गए तो भी आपको भक्त बहुत अच्छे मिलेंगे, नेताजी बन गए तो आपके समर्थक बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप कलाकार बन गए तो आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। तो पांचवा भाव हमारी जिंदगी में प्रेम, उत्साह, उमंग, हमारे एंजॉय का भाव है। इसको समझ में आ गई आप बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। गुरुजी दोनों खराब हों तो? दोनों खराब हो तो पंचम खराब, बस सिंपल सी बात। तो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की बाद में बात करेंगे कपूर साहब, ठीक है। वो तो बहुत सारी गुरुजी चीजें। एक आपने बताया 5th और 10th आपस में दुश्मन है, दुश्मनी का भाव सबसे रखते हैं। पहले हाथ खड़ा करना सीखो सभी के सभी, और मैं नाम लेकर के बोलूंगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ से आवाज आई है कहाँ से नहीं आई है ना। हाँ हाँ, शेखर साहब आप बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। जी, आपने अभी जैसे बताया गुरु को समझने का जो तरीका बताया, जिसमें आपने राहु, मरकरी और वीनस के बारे में बताया। जी सर, लेकिन आपने जब लास्ट समय बताया था तो मून और सन के साथ में जब राहु केतु होते हैं उसको भी आपने गुरु को कमजोर करने की बात कही थी। तो देखो इस एक समय पे बहुत ही फिफ्थ को चेक। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं फिर से समझा देता हूं जो आप समझ भी पाए हैं। राहु बुध शुक्र, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव, 12वां, ये तो हो गया एक स्टेप। पर इसके अलावा अगर गुरु के साथ राहु आ जाए तो भी गुरु को पीड़े पहुंचा देगा। समझ गए बात को? और कौन सा बताया था आप? जी, मून के साथ में जब राहु और केतु और सन के साथ में राहु केतु, ये भी हाँ, आपने एक बताया था। बिल्कुल ठीक कहा था। राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य आ जाए या चंद्रमा आ जाए तो भी गुरु डिस्टर्ब माना जाता। ओके पर वो सर। तो शेखर साहब वो सारे नियम लगाए जाएंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। जो बड़ा फेमस नियम होता है हम उसको बता देते हैं, पर जो है नियम सारे के सारे लगाने। अगर राहु चंद्रमा एक साथ होगा तो भी गुरु डिस्टर्ब रहेगा। कारण क्या है कि राहु चंद्रमा से हमने गुरु क्यों डिस्टर्ब किया? क्योंकि वो राहु चंद्रमा वाला व्यक्ति हमेशा इमोशनल ज्यादा होगा। राहु चंद्रमा आदमी बहुत सेंसिटिव होगा, इमेज कॉन्शियस बहुत होगा। अब वो इमेज कॉन्शियस होगा तो अपनी औलाद को लेकर के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। अपने औलाद से वो कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा करता है, और औलाद अगर उसको उस तरीके से ट्रीट ना करे जैसा वो चाहता है तो डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाएगा। नट सेल में समझाता हूँ। ये हमने क्यों माना? जिन लोगों के चंद्रमा अच्छे होते हैं ना, उनका इमोशनल लेवल बड़ा बैलेंस होता है। वो बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं अक्सर कि यार बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा चल जवान हो गया, ऐसी हरकतें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, चलो माफ कर दिया, छोड़ दिया, थोड़ा सा हड़का दिया, थोड़ा सा डांट दिया,
या उसको बिठा के बड़े प्यार से समझा दिया, समझ रहे हो बात को। परंतु राहु चंद्रमा वाला के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो सूर्य चंद्रमा हो चाहे राहु चंद्रमा हो। क्या समस्या है, वो जैसा बच्चे को 10 साल का देख रहे थे ना, वो 20 साल को भी वैसे ही देख रहे हैं। और उनको वो याद आता है कि 10 साल पहले तो ये मेरी एक एक बात को सुनता था, अब नहीं सुन रहा, ये चक्कर क्या है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अब बड़ा हो गया, अब ये 20 साल का हो गया, इसके अपनी एक अलग सोच है। जब बच्चा उससे बहस करेगा, 22 साल का 24 साल का जवान बच्चा, अब पिताजी मोदी भगत हैं, अब वो मोदी को नहीं लाइक कर रहा, अब इसी बात पे झगड़ा चल रहा है। और बाप को ये टेंशन हो रही है कि ये पूरा मोदी के चक्कर में मेरे से लड़ मरा, तो ये आगे क्या न्याय करेगा, क्योंकि वो तो आगे तक की सोच रहा है ना, जबकि बेटे के दिमाग में वो सब चीज नहीं है। तो जुपिटर के डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? जुपिटर के डिस्टर्ब होने का मतलब एक लाइन में मैं समझाऊं तो इतना है कि अच्छे विचार आना बंद हो गए। अब नेगेटिव विचार आ रहे हैं हमें, किस चीज को लेकर के आ रहे हैं? अपनी औलाद को लेकर के आ रहे हैं, अपनी इनकम को लेकर के आ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आ रहे हैं, अपने भगवान को लेकर के आ रहे हैं। जुपिटर जिन जिन से संबंध रखता है उन सबके प्रति विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं, मोमेंट्री है वो। उस चीज के लिए वो सूत्र को उसमें डाल दिया गया है। समझ में आ गई? सिंपल है ये। सूर्य पीड़ित हो जाएगा, आत्मा पीड़ित हो जाएगी, चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, मन पीड़ित हो जाएगा। और चंद्रमा, मन या आत्मा जिसकी भी पीड़ित होगी, ध्यान रखिएगा, मन या आत्मा जिसकी भी पीड़ित होगी, बृहस्पति अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अच्छे विचार आना बंद हो गया। पहली सेंस उसकी नेगेटिव जाएगी, सबसे पहले नकारात्मकता को पकड़ेगा। तो इसके कारण बृहस्पति को भी डेंट पड़ता है। बृहस्पति माइंस अच्छे विचार, शुभ विचार, लोगों का कल्याण करने वाले विचार। अब हम समझे कि ये सारे के सारे चोर हैं, तो अपने मन में कैसे आएगा लोगों की भलाई करना है? तो अपने मन में आएगा ही नहीं लोगों की भलाई करना है। फिर तो भलाई की बात करके लोगों से पैसे कैसे कमाना है, ये बात तो दिमाग में आ सकती। इसलिए जिनके ये चंद्रमा राहु ये सब पीड़ित होते हैं ना, और उन्होंने एनजीओ बनाते हैं, और एनजीओ फिर उनका पर्पज एक ही होता है कि पैसा कैसे कमाना है, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर कैसे करना है। तो वो उनका हेल्पिंग मोड नहीं होता। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों अच्छे होने चाहिए, तो बृहस्पति को बल मिलेगा। क्योंकि लाल किताब का सूत्र है, अगर जो ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा तो कम से कम उसके मित्र ग्रह उसके साथ दें। अब मित्र ग्रह मदद के लिए दौड़ते हैं वहां पे। अब मित्र ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति का चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया। अब सूर्य भी फंस गया, चंद्रमा भी फंस गया, तो कौन बचाएगा? तो बृहस्पति को ताकत देने वाला ही कोई नहीं बचा। ले दे करके फिर मंगल बचेगा। मंगल से बल मिल जाए तो थोड़ा हिम्मत आ जाती है, उसमें थोड़ा साहस आ जाता है बृहस्पति में। पर असली ताकत जो बृहस्पति को देता है वो चंद्रमा देता है, मन की शक्ति। इसलिए एक झोला उठाया हुआ साधु सन्यासी, एक गुरु, एक ब्राह्मण एक झोला उठा करके बिना पैसे भी संकल्प ले सकता है कि मैं हजारों एकड़ लंबी चौड़ी में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और वो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा कर देता है बिना धन के, लोगों से पैसा मांग मांग। ये सिर्फ मन की ताकत होती है। एक गुरु का विजडम होता है, और उस विजडम को चंद्रमा का साथ मिल जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। और वहीं पर चंद्रमा का साथ नहीं मिलेगा, अरे कौन पैसा देता है यार, दिमाग खराब है क्या, कोई 2 रुपए मांगे भीख नहीं मिलती, इधर तुम बात कह रहे हो लाखों करोड़ों रुपए की। वो सोच ही नहीं पाएगा उस लेवल तक का कि मैं कुछ ऐसा खड़ा कर सकता हूँ। ये चीज है। तो सूत्र शेखर साहब सारे लगेंगे। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छे। हाँ महेश जी। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि नॉर्मली आपने जैसा बताया था कि जुपिटर 1 से 6 तक रहेगा तो मून खराब हो जाता है,
लेकिन ऐसे भी मतलब जो रेमेडीज होते हैं उसके अंदर हम लोग मून को फर्स्ट हाउस में रखते हैं, तो फिर हम अपनी तरफ से ही वो प्लेनेट को खराब कर लेते हैं या क्या, कैसे मतलब? पहली बात तो उस वीडियो को बार बार सुनना, मैंने एक बहुत बड़ी बात उसमें कही थी। हम प्रतीकात्मक रूप से उस ग्रह को हम स्थापित कर रहे हैं, प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप से। किसी की भी कोई ताकत नहीं होती कि किसी ग्रह को उठा करके इस भाव से इस भाव में बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हम लोग सिंबॉलिकली वो रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्रिया है जो ब्रेन से रिलेटेड है। आपने सुना भी होगा, जो लोग सबकॉन्शियस ब्रेन और ब्रेन के बारे में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि हम खुद ही अपने आप को एक थॉट्स भेजते हैं अपने ब्रेन को, और वो थॉट्स क्या होते हैं? अच्छे। जैसे कोई कमजोर हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वो कहता है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई एम द विनर, आई एम द विनर। अब वो उससे बुलवाया जाता है। आपने वो सिद्धांत सुना होगा ना, 3-6-9 का। कई तरह के फार्मूले आते हैं कि आप अपने आप को वो चीज दीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। वो बार बार अपने ब्रेन को मैसेज भेजिए। जिस दिन वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन वो घटना को घटने पे मजबूर कर देगी, अर्थात वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके वो चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। नट सेल में सीधा सीधी भाषा में समझाता हूँ, ज्योतिष में आपकी कुंडली में रखे हुए जो ग्रह है उसको हम नहीं हिलाते, हम ऑटो सजेशन की क्रिया से वो रेमेडी करते हैं, जिस रेमेडी के तहत हम अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि अब ये वाला जो मेरा सप्तम भाव में जो गड़बड़ रिजल्ट था ना, ये बढ़िया वाले भाव में एक्सचेंज हो जाए। और हम बार बार वो रेमेडी करते हैं, बार बार वो रेमेडी करते हैं। जिस दिन वो रेमेडी सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंच जाती है, वो चमत्कार पैदा करती है। ये एक बहुत अच्छी क्रिया है, पर ये गलती मत कर देना कि हम किसी के 7वें भाव के ग्रह को उठा करके 10वें पहुंचा देंगे और 10वें वाले को उठा के 5वें फेंक देंगे। ऐसी मारा मारी नहीं है भैया। हम मनुष्य हैं, हम ग्रहों के साथ हेर फेर नहीं कर सकते। उस वीडियो में भी बोला था, एक अच्छा ज्योतिषी बहुत अच्छा शतरंज का खिलाड़ी होता है। अच्छा ज्योतिषी वही होता है जो ग्रहों की चालों का फायदा उठाता है। वो ये नहीं कि ये अगर राहु जी को उठा के यहाँ का यहाँ भेज दो, यहाँ का यहाँ भेज दो, अभी पसंद नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, उठा के। हमको रावण थोड़ी है कि शनि ग्रह को यहाँ से उठा के यहाँ कर दो। वो हम इतने पावरफुल नहीं है। एक ऑटो सजेशन की क्रिया है। उस ऑटो सजेशन में हम डेली कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज करते हैं, और वो रेमेडीज हमारे मन मस्तिष्क पर असर पैदा करती है और हमारे अंदर एक अच्छे विचार पैदा करने की हिम्मत लेकर के आती है, तो वो रेमेडी काम करती है। और आप हैरान मानेंगे, वो हमारे टीम ने लिख दिया, उस पर मन चाहे ग्रह स्थापित करे, वो सुपर डुपर हिट चल रहा है हमारा। वो इतने ज्यादा व्यूज ले रहा है कि वो पूछो मत बात। अच्छा, गलती उसमें कहीं नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोगों ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर के उस चीज में चले गए। रेमेडीज और तरह से भी होगी, तो वो ऐसा नहीं कि अगर हम उसको चंद्रमा को फर्स्ट भाव में बिठा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी कुंडली के चंद्रमा को वहां से उठा के वहां लगा दें, नहीं। वो हमें जरूरत महसूस कब हुई है? लगन पर बैठा हुआ चंद्रमा शांत मस्तिष्क देता है। ज्योतिष के लॉजिक को समझो। चंद्रमा जो होता है, लगन, लगन यानी आपका मस्तिष्क, लगन पे जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपने स्वभाव के अनुसार आपके दिमाग के ऊपर असर छोड़ेगा। अब चंद्रमा को आप बिठा दोगे, चंद्रमा शीतलता देता है, शांति देता है, तो दिमाग शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अब जिसको गुस्सा बार बार आ रहा है, दिमाग शांत नहीं हो रहा है, तो उसको हम चंद्रमा को यहाँ बिठाएंगे, तो फिर उस उपाय को किया जाएगा।
उस उपाय को करने का तरीका बहुत अच्छा है। कभी भी आपको लगे आप करके देखना। आप शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग के ऊपर जो जल अर्पित होता है, जो नीचे का जो जल होता है, उसमें से आप उठाइए और अपने माथे पे ऐसे लगाइए। आप रोज करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए, दूध का तिलक लगा दीजिए। आप देखिएगा क्या शांति मिलती है आपको, इमीडिएट इफेक्ट। 1-1.5 घंटे तक आप उसका इफेक्ट महसूस करोगे। अब छोटी सी रेमेडी है, बताओ ये आपने तुरंत क्या किया, आपने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण कर लिया, सिंपल सी बात है। अब राहु के कारण सिर में दर्द रहता है, राहु दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है आपके। आप घिसो सफेद चंदन शिव मंदिर में जाकर के, कुछ भोलेनाथ पे चढ़ा दो, कुछ अपने ऊपर चढ़ा लो ओरिजिनल वाला, तुरंत देखो रिलीफ, सर का दर्द कम हो जाएगा एकदम से। राहु ये जो दिमाग की ये वाली नसें है ना, ये नसें एकदम इनमें करंट छोड़ देता है, वही है राहु, खींच के रख देता है। गुस्सा आता है, दिल करता है दीवार में सर दे के मारो, मारता नहीं है पर वो हाथ ही मार के रह जाता है। फिर यह लगता है कि जो मेरे सामने आए उसको पीट दूं। गुस्सा चिड़चिड़ापन इतना है, ये राहु की समस्या आ रही। घिसो चंदन, लगा लो मस्तिष्क के ऊपर। आपने क्या करा, वो जो सफेद चंदन का टुकड़ा जो था वो राहु था, उसमें राहु ग्रह का सेंस है, आपने मस्तिष्क पे लगा लिया उसको, वो शांति का प्रतीक वाला है। चंदन में भी ये तासीर है कि ठंडक होती है, आपने वो ठंडी तासीर को अपने मस्तिष्क पे लगा दिया। अब राहु तो लगन पे बैठा ही बैठा है, पर आपने उसी की चीज से उसके दोष को दूर कर दिया। लाल किताब में एक टेक्निक आती है, ग्रह को ग्रह की कारक वस्तु के द्वारा शांत करना, ग्रह को ग्रह की कारक वस्तु के द्वारा शांत करना। जैसे किसी का शुक्र 8वें भाव में बैठा है और उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो गई, तो वहां पे एक उपाय बताया जाता है कि वह उस व्यक्ति के वजन का 10वां हिस्सा या वजन के बराबर, प्रॉब्लम देख लो कितनी सीवियर है, ज्वार लेकर के गाय को खिलाना। अब ज्वार भी शुक्र है और गाय भी शुक्र है, यानी कि ग्रह की चीज को लिया और ग्रह की कारक चीज को खिला दिया, तो वो रेमेडी पूरी हो। ये उसकी शर्तें आएंगी आगे चल करके कि रेमेडी कैसे की। सिंपल वो है इसका माइंड। ठीक है महेश जी, तो उसको उस तरीके से नहीं जो हमने Thank you, sir. बताया है वो वैसे ही देखना है। चंद्रमा वैसे ही देखना है, उसको ये नहीं देखना कि अब मैं इसको 4थे भाव में पहुंचा रहा हूँ कि 10वें में पहुंचा रहा हूँ। वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। ये जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ ये डायग्नोज करने का मेथड है, चीजों को फाइंड आउट करने का कि आपका ग्रह कैसा है, आपका ग्रह अच्छा है या बुरा है, ये वो मेथड बताया जाए। डेंट लगा है तो कितना % डेंट लगा है। जैसे किसी की कुंडली में राहु चंद्रमा भी साथ में बैठे हैं, सूर्य केतु भी एक साथ बैठा है, डबल डेंट लग गया, और वो बैठे भी 5वें भाव में राहु चंद्रमा, और डेंट लग गया गुरु को। तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, शुक्र को बिठा दिया आपने 9वें भाव में, और डेंट लग गया तो गुरु बचा ही नहीं, गुरु में दम ही नहीं बचा, गुरु बहुत कमजोर हो गया। पता चला उसको औलाद नहीं हो रही है, और औलाद हो रही है तो मां ने कमी औलाद, तो तंग कर रही है, दिन रात परेशान कर रही है उसको। तो इस तरीके से हम लोग सीवियरिटी को भी देखेंगे। हाँ पंकज जी, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बीच में आपने कहा कि औलाद को अगर देखना है तो 3 स्टेप्स हैं, एक तो गुरु की पोजीशन, एक केतु की पोजीशन, और एक थर्ड सर 5वां भाव। अच्छा 5th हाउस। और आज सर 5वां भाव करवाया पंकज जी आज हमने ना। राइट। और सूर्य डिस्टर्ब है या नहीं वो देखने के लिए एक 7th हाउस और 10th हाउस, और साथ में 7वें भाव में सूर्य नीच का माना जाता है लाल किताब के अनुसार, क्योंकि 7वें भाव में तुला राशि फॉल करती है। राइट सर। और 10वां भाव शनि का है, तो शनि के घर में चला गया। दूसरा 7म भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं। अब शनि जहां पर बलशाली है
अगर वहां पर हाँ जी। सूर्य जाएगा तो सूर्य को ताकत कमजोर हो जाएगी। सही बात, सही। दूसरा, सूर्य राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रहण लग गया। अपने ग्रहण लग दुश्मन के साथ यानी कि शुक्र के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, ये चीज। गया। थैंक यू। हाँ राखी जी। सर ना सर मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला था जिसका 5th हाउस वीक होता है वो अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनका सोलर प्लेक्सिस चक्र मतलब मणिपुर चक्र वीक हो जाता है। मेडिटेशन नहीं, भक्ति। मैंने ये कहा था जो लोग कुंडलिनी चक्रों का ध्यान करते हैं, कुंडलिनी चक्रों का ध्यान करते हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि मैं किस चक्र की बात कर रहा हूं। जिन लोगों का पंचम भाव डिस्टर्ब होता है उनका मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होता है, चाहे वो ध्यान करे चाहे ना करे। और जिसका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है उनका पेट डिस्टर्ब रहता है, उनकी अक्सर धरण दिख जाती है, पाँव ऊपर नीचे रखा जाता है, फिर उनको धरण की सेट करनी पड़ती है। उनको या तो लूज मोशन होते हैं या उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दो में से एक रहता है जिनका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब रहता है। तो जैसे मणिपुर चक्र से करने से उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता सर, मतलब उसको ठीक नहीं नहीं, किया जा करने सकता? को तो सब कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है राखी जी, ऐसा थोड़ी है कि ठीक नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता मतलब है। उपाय में नहीं आता है जी। मतलब उपाय किया जा सकता है इस तरीके से मैं पूछना चाह रही हाँ, उपाय तो होते ही, हर चीज के होते हैं। खींच खाच के भी ठीक कर दिया जाता है, वैसे भी उपाय से किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ नीतू जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा 2 सवाल है। पहला है कि आपने कहा कि 5वां भाव एक्टिव होने से जिनका 5वां भाव एक्टिव होगा उनको जब सिद्धि जल्दी मिल जाएगी, मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि नहीं कहा मैंने, कहा मंत्र साधना 5वें से देखी जाती है। ओके, उनको सिद्धि जल्दी मिलेगी ऐसा कुछ जरूरी सिद्धि नहीं का भाव 10वां भाव होता है, मंत्र का भाव 5वां होता है। है। ओके सर, ओके ओके। इसीलिए तो और सिद्धि प्राप्त करने में तो लड़ाई झगड़ा चलता है। मंत्र जो करते हैं उनको सिद्धियां उनकी एक ही तो प्रॉब्लम है, सिद्ध नहीं हो रहा मंत्र। मंत्र सिद्ध करने में तो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ओके, तो और दूसरा सवाल था कि 5वां, 6ठा और 10वां में यदि जो भी ग्रह होंगे वो आपस में दुश्मन होंगे और एक नहीं दूसरे। नहीं, मैंने एक कहा है 5वें भाव में जो ग्रह बैठा हो हाँ बैठा। वो 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह से दुश्मनी रखेगा और अच्छा। 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह से दुश्मनी रखेगा। दुश्मनी रखेगा। तो यदि वो डेंट मारेगा, टक्कर मारेगा, तो दोनों एक दूसरे टक्कर को। का कंसेप्ट अलग है नीतू जी। ओके, आपने डेंट टक्कर का बोला तो था। मैं पूरा ही सबको कराऊंगा, हाँ नहीं नहीं, तो आपने ये सब इसमें एक डेंट दूसरे को शब्द टक्कर बोला मारने था। लगेंगे। नहीं, आपने इसमें डेंट शब्द बोला था कि डेंट मारेंगे। हाँ, तो दुश्मन होंगे दोनों तो एक डेंट ही मारते तो दोनों एक दूसरे को डेंट मारेंगे। हैं। अगर पंचम भाव में कोई प्लेनेट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सूर्य और बुध को देखना है। नहीं, यदि दोनों में है, 5वें में भी है और 10वें में भी है, तो दोनों एक दूसरे। हाँ, एक दूसरे दोनों। को फिर शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, फायदा नहीं ओके करते। ओके, हालता जी। थैंक यू सर। बराड़ साहब ने जो लिख दिया था क्वेश्चन, उसका भी जवाब दे रहा था मैं साथ। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर मैं ये बोली थी, जैसे आपने बोला ना कि सूर्य 7th और 10th में खराब होता है, तो 11th भी शनि की राशि है, वहां अच्छा रहता है क्योंकि वो गुरु का घर है। नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ना? वो भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मुझे वो छोटा सा ही फिर भी पूछना वो था। 10वीं जितना गड़बड़ नहीं है। अच्छा सर, ये क्लास आप मंडे टू फ्राइडे नहीं कर सकते? छोटा सा मंडे रिक्वेस्ट था। टू फ्राइडे क्या, अभी मैंने शुरुआत में कई स्टूडेंट से भी बोला था कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं हल्के फुल्के, ये शुरुआत में। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसको एक फाइनल चेंज करूंगा कि मैं वीरवार शुक्रवार को क्लास ना करके बाकी शनिवार इतवार से लेकर के वीरवार तक करूंगा इसको। सर मैं सैटरडे संडे यहाँ एकदम क्लास नहीं कर सकती और आपकी क्लास रिकॉर्डिंग सुनने का मन नहीं करता, लाइव करने का मन करता है। अच्छा, इसीलिए। चलो अभी तो हाँ मंगलवार से शुरू है, अभी तो कोई बात हाँ हाँ, तो वही मंडे टू फ्राइडे करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता। नहीं। चलो मैं देखूंगा। ठीक है ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, और जो आप करेंगे वो ठीक है। हम्बल को तो मैं बहुत जल्दी हम्बल फुल मान लेता हूँ। हाँ ठीक यामिनी है जी। सर।
नमस्ते गुरुजी। आपने जैसे बोला सूर्य और शुक्र भी साथ में रहेंगे तो फिर शुक्र मतलब अच्छा नहीं होता है, राइट? सूर्य आप है ना शत्रु और मित्रता का ध्यान रखा करो, बस सिंपल याद रखना, बहुत आसान हो जाएगा। ओके। सूर्य का शत्रु है शुक्र। अब वो अपने शुक्र के साथ बैठेगा, वो बात अलग है कि शुक्र बेचारा पिट जाता है इस लड़ाई में, वो बात अच्छा। अलग है, मैं मानता हूँ। परंतु हाँ, वो खुश वो भी नहीं है ना, सूर्य भी खुश नहीं है। सो इससे सूर्य वीक होएगा नहीं, देखिए। वीक तो शुक्र पड़ता अच्छा, और अगर जैसे 10th हाउस 5th हाउस में अगर केतु है तो वो तो सूर्य का दुश्मन हो ही गया। है। 6th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में आपने कहा 6th तो 10th हाउस में अगर दुश्मन होते हैं तो तभी भी सूर्य वीक पंचम होता भाव में बैठा हुआ ग्रह से 10वें में बैठे हुए और छठे में बैठे हुए से दुश्मनी मानता है। है। अगर अच्छा, छठे अगर में खाली नहीं होगा। बैठा, छठे में नहीं बैठा तो फिर टेंशन ही नहीं है। फिर 10वें में देखो, 10वें में भी नहीं बैठा तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर 5वें वाला अच्छा, किसी ओके, 5th मतलब सूर्य की राशि है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर कोई जो ग्रह बैठा है कोई आप भी उनकी जो बात। ग्रह बैठेगा, कोई भी ग्रह बैठे, अच्छा, तो उससे मतलब सूर्य वीक होता है, आप कह रहे हैं? वीक नहीं होगा। मैंने कहा वो अलग सूत्र बताया मैंने कि 5वें में जो भी ग्रह बैठेगा, हाँ जी, है ना, वो 10वें और छठे वाले से दुश्मनी रखेगा, रखेगा, चाहे वो दोस्त भी होगा, आपने ये चाहे कहा। वो दोस्ती क्यों ना हो। इसलिए ओके। मैंने विद एग्जाम्पल स्पष्ट किया था आप लोगों को। हाँ जी, और जैसे हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, 5th हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर सूर्य केतु और बुध के साथ 10वें में तो आप सूर्य कह रहे हैं अच्छा नहीं होता है, राइट? 7th और 10th में अच्छा नहीं होता। अगर बुध और केतु के साथ बैठा, सूर्य केतु के साथ बैठता है तो अच्छा होता है नहीं, तो बुध को भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर 10th हाउस में। आप अपने प्रश्नों को कहीं और ले गए हैं। 5वें भाव पे फोकस करो, मुझे लगता है कहीं इधर उधर जा रहे हैं हम लोग। सूर्य नहीं हाँ, करे, मतलब नहीं सूर्य का ना नहीं नहीं, करे। अभी नहीं। सर हाँ, हरिकेश जोशी, ये देखिए रिपीट कोई मत कीजिए प्लीज, उससे ना खामखाई का समय खराब होगा। रिपीट मत कीजिए, जो मैं बोल चुका हूँ बोलिए। कि कोई अलग से चीज समझ में आ रही है तो बताइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हर आदमी उसी चीज को अगर एक्सप्लेन करेगा ना, मेरे उस फार्मूले को फिर बार बार एक्सप्लेन करेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। कोई क्वेश्चन दिमाग में तो बताइए। हरिकेश जोशी, सर आपने सूर्य के एनिमी से जो शनि शुक्र और राहु के, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो आप एक बार फिर से बता दे तो। मैंने यही बताया कि सूर्य के जो दुश्मन होते हैं शुक्र, शनि और राहु, अगर इनके साथ बैठेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके सर, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जो भी होगा वो बेनिफिट नहीं देगा। स्पेसिफिक ही तो बताया है हरिकेश। ओके ठीक है, थैंक यू सर। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक सिंपल, वही बता दिया सिंपल। हाँ राहुल जल्दी बताओ। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जैसे हम चंद्रमा में आगे और पीछे देख रहे थे केतु और गुरु का, वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब वो कोई आगे बात नहीं राहुल, दोबारा वीडियो देखिएगा, हो जाएगा। दोबारा वीडियो देखा है सर, तब भी कोई नहीं बात हुआ। नहीं, मुझे लिखिएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतनी बार उसको रिपीट करने के बाद, और आज मेरी क्लास में आने से पहले भी ये चर्चा चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने उसको क्लियर किया है और बहुत सही क्लियर किया है, उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में तो नहीं मैं आया। आपसे फाइनल से लेना चाह नहीं रहा नहीं, हूँ। मेरा फाइनल स्टेटमेंट उन लोगों के साथ है, इसलिए अगर वो गलत कह अच्छा, रहे होते मतलब तो वो मैं आगे ठीक है। ठीक करता। हाँ मैं ठीक करता उसको, ठीक इसलिए मैं कह है। रहा हूँ। दूसरा सर, शुक्र का जो आपने बताया था मेरे को, दूसरे सातवें में अगर राहु हो तो वो रिलेशनशिप पे डेंट करता है कहते हैं, मतलब रिलेशनशिप को खराब करता है। अगर दूसरे या सातवें में राहु हो तो वो क्या आपकी लग्जरीज के ऊपर भी इफेक्ट करता है? नहीं, रिलेशनशिप पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। रिलेशनशिप में। हाँ, और क्योंकि वो दूसरा, स्त्री श्राप में कन्वर्ट होता है। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा या राहु दूसरे या सातवें में बैठता है तो फिर वो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं माने जाते। और लग्जरीज के लिए वो पहले वाले कंसेप्ट ही देखते हैं। लग्जरी का यहाँ पे मैटर ही नहीं है ना। ठीक है। दूसरा सर, एक ये जो आपने आज सूत्र बताया है 5th और 10th वाला, और उसके बाद में आपने 5th और 6th का भी बताया है, तो इसमें आपने ये बोला कि ये ज्यादा काम तब आएगा 5th और 10th वाला जब दोनों हाउस में फ्रेंड्स हो। ठीक है, तो 5th और 6th वाले में भी ये ज्यादा काम तभी आएगा जब दोनों हाउस में फ्रेंड्स हो। काम तो हमेशा ही आएगा, वो समझाने का एक तरीका था
कि अक्सर गलती लोग कहाँ खाएंगे, जब वो देखेंगे दोनों मित्र हैं तो कंफ्यूजन जब भी तो होगा, तो इसलिए बताया कि वहां कंफ्यूज नहीं होना है, मित्र भी हो तो भी शत्रु नहीं बता। हाँ सोनू जी बताइए। हाँ जी सर, अगर कोई ग्रह ही ना हो पांचवें घर में तो हम तो तब भी कोई टेंशन जुपिटर। लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो अच्छा। सिंपल देखो कि सूर्य कहाँ है और बुध गुरु कहाँ है, उनकी उनकी ताकत पोजीशन। कैसी है। हाँ ओके बात सिंपल। देखो मैं है फिर सर। से कह रहा हूँ, हम्म, अगर किसी खाने में या किसी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये देखना है वो खाना जो है किसकी जमीन है और कौन उसका मालिक है। उन दो ग्रहों की स्थिति को कुंडली में देख लो, उसी से वो भाव की ताकत डिसाइड हो जाती है। सिंपल अच्छा है ना। हाँ ओके गुलाब सर। सिंह जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सर आपने बृहस्पति को बताया 2, 5, 9, 11, 12 जी। इनकी पोजीशन यहाँ पे अच्छी होती है। नहीं 11 मैंने कहा ये इन भावों के कारक होते हैं गुलाब सिंह। कारक होते हैं। तो ये शनि का 11th हाउस जो है, इसके लॉर्ड तो शनि होते हैं, तो यहाँ शनि होते हैं और कारक गुरु होता है। वो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है? नहीं कंट्राडिक्टरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन में लाभ जो मिलता है ना वो भगवान की कृपा से मिलता है। दो ही चीजों से जिंदगी में लाभ मिलता है, पहला कर्म करने से और दूसरा भगवान की कृपा से। कर्म है वो शनि है, कर्म है जो शनि है, और भगवान की कृपा जो है वो गुरु है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, ये आपका ग्रामर का पार्ट है, इस सूत्र को रट लो। दूसरा भाव 5वां, 9वां, 11वां और 12वां भाव के कारक ग्रह जो होते हैं वो गुरु है, को रट लो। थैंक यू सर। हाँ बलजीत सिंह। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा क्वेश्चन था सर 5th हाउस में जिन लोगों मून के हो। क्वेश्चन हो चुके हैं वो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सर 5th हाउस में मून हो तो सर उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, और सर और 5th हाउस में डिपेंड्स ऑन बलजीत जी की चंद्रमा कैसा है। आप ही पीछे का जो वीडियो था 4th हाउस में मैंने चंद्रमा देखना बताया है, एक बार उसको देखिए। अगर चंद्रमा वहां पर अच्छा है तो बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएंगे। चंद्रमा अगर नहीं अच्छा है तो फिर वो दिक्कत देगी। सर एक चीज और थी सर, क्या 5th हाउस में अगर मून हो तो सर क्या प्याऊ जैसे पानी डोनेट नहीं, करना छठे चाहिए? वो छठे के चंद्रमा के साथ नियम है। ओके सर थैंक यू सर। हाँ सागर जी। हाँ गुरुजी। हाँ जी बताएं। आवाज आ रही? हाँ जी। अगर पांचवे में गुरु और छठे में सूर्य ऐसी स्थिति है तो दोनों एक दूसरे को खराब करते हैं। हाँ ये जो 5वें में गुरु है और छठे में सूर्य है, तो गुरु जो है सूर्य को शत्रु मानेगा, यानी कि उसको हेल्प नहीं करेगा सूर्य को, क्योंकि दोनों मित्र हैं। नियम तो ये बनता है कि हेल्प करना चाहिए, पर नियम ये हेल्प नहीं करेंगे सूर्य। हाँ क्योंकि पांचवे का मालिक भी सूर्य ही बताया आपने अभी कि हाँ जी, पांचवे हाँ जी। घर का मालिक सूर्य होगा, जी, मतलब जी। जमीन सूर्य की होगी और गुरु हाँ जी मालिक उसका होगा, और उसमें गुरु बैठा है, और छठे में अगर सूर्य बैठा है हाँ तो तो दोनों एक दूसरे को खराब करेंगे। गुरु सूर्य की मदद नहीं करेगा, गुरु सूर्य को गुरु सूर्य मदद की नहीं मदद नहीं पहुंचाए। करेगा। हाँ गुरु 5वें में बैठा है ना, आपने कहा। हाँ जी। हाँ तो 5वें में बैठा हुआ छठे वाले की मदद नहीं करेगा। अगर 10वें में भी कोई ग्रह बैठा तो उसकी भी मदद नहीं करेगा, उल्टा पांचवे उनको का मदद कमजोर नहीं करने करेगा। का। 5वें में बैठे हुए ग्रह को देखना है। अच्छा, जो पांचवा छठे और 10वें में के ग्रह को कमजोर करेगा, कमजोर करेगा और मदद नहीं करेगा, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो। अच्छा, और साथ में रिसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये मतलब छठे और 10वें का। हाँ कोई 10वां भी, reciprocation 10वां 5वें को डेंट मारता है। 10वां 5वें को डेंट मारता है, छठे वाला भी डेंट मारता है। छठे वाला नहीं कुछ मारता, छठे वाला डेंट खाता है। छठे वाला डेंट खाता है। हाँ जी हाँ। ओके चलो, थैंक यू गुरुजी। ओके अभिषेक जी। गुरुजी मैं पूछ रहा था कि अगर पांचवें भाव में सूर्य और शनि साथ बैठे हो तो क्या ये संतान पक्ष पर असर डालते हैं? हाँ अभिषेक जी बिल्कुल डाल सकते हैं बिल्कुल। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य का मैंने बताया शनि से शत्रुता है,
वो साथ बैठेगा तो सूर्य को डेंट पड़ जाता है। और वैसे भी सूर्य शनि साथ बैठ जाएं तो इसमें शुक्र मारा जाता है, शुक्र कमजोर हो जाता है। तो कई इसके इफेक्ट हैं। सूर्य शनि साथ बैठे तो मंगल बद भी हो जाता है, तो ये संतान पर इफेक्ट डाल सकता है, और ये पितृ दोष का बड़ा लक्षण, बड़ा एक योग भी है। तो ये मैरिज लाइफ को भी खराब करने में संकेत हाँ देगा। हाँ, मैरिज लाइफ को खराब। और बिल्कुल छठे भाव में सर, छठे भाव में अगर 3 ग्रह बैठे हो तो तीनों ग्रहों को ये वो अलग परेशान से करेगा। अभिषेक जी, वो तो देखना पड़ेगा, है ना। अभी तो Thank you, पांचवे पे ही फोकस बना के रखो। विभा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन अभी किसी और ने भी पूछा था, उससे मिलता जुलता ही है कि जो हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे थे, हाँ जी कि जैसे मैं रेकी करती हूँ या मेडिटेशन जी करती हूँ, जी जी। तो उसमें क्या, उसमें भी मणिपुर चक्र को वो नुकसान होता है? विभा जी बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, मुझे रेकी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं खामखा गलत ना बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सीखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं रेकी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रेकी में मणिपुर चक्र को कैसे देखते हैं, कैसे नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता। ये तो हम ज्योतिष के द्वारा बताएं, ज्योतिष में जिन ग्रहों का संबंध जिनसे है उसके आधार पर मैंने बताया। नहीं सर, जैसे मैंने रेकी जब हम करते हैं तो हम सारे चक्रा की क्लीनिंग करते हैं, ऑरा की क्लीनिंग करते हैं, और जो आपने कहा था कि जैसे कुंडलिनी कुंडलिनी को हम ये तो नहीं करते, पर हम ऊपर लेके आते हैं, सांस लेते हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मणिपुर चक्र नहीं ले सकते। तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है मणिपुर चक्र को? हम कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं करते? वही तो विभा जी मैंने कहा, मुझे रेकी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए मेडिटेशन मैं कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि रेकी अलग चीज है और बिल्कुल ज्योतिष बिल्कुल अलग डिफरेंट है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहां पर उसको कैसे देखा जा रहा है, कैसे नहीं देखा जा रहा है। हमारे, मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ। मेडिटेशन का कोई फर्क तो नहीं? नहीं, मेडिटेशन अलग चीज है। हमारे पंचम भाव से तो मैंने भक्ति बताई है, सिर्फ आपको मंत्र साधना बताई है आपको, ठीक है। हाँ, श्री गणेशा। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जैसे कल आपने बताया 4th हाउस में कि मंगल से मामा को इश्यू होता है, केतु से बेटे को, सर इनसे कुंडली वाले को भी तो इफेक्ट पड़ता ही होगा ऑब्वियसली। नहीं पड़ता है ना, क्यों नहीं पड़ता, बेचारे का मंगल नीच का हो गया। मामा हाँ, तो वही ना। मामा को तो दिक्कत आई। देखो, चौथे भाव में अगर बैठा है मंगल, तो उसमें कोई भी मामा डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा छठे जी। भाव में बैठा है मंगल, तो छोटा मामा डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे मंगल के कई रूप माने जाते हैं मामा के ऊपर भी, तो अलग नहीं, अलग कुंडली वाले को भी तो सर इफेक्ट आएंगे पूरे। कह तो रहा हूं मैं कि मंगल बेचारे का पिट गया बेचारे का, पर छठे में एक चीज और मंगल जो होगा ना वो नहीं पिटेगा। अच्छा जी, एक और चीज गुरु जी क्वेश्चन, जैसे आपने बताया 2, 5, 9, 11, 12, सर इसमें 2 में मान लो गुरु के फ्रेंड बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा, 2 में शत्रु बैठे हों, तो सर ये इक्वल हो जाएगा? खराब माना जाएगा, खराब माना जाएगा। अच्छा, खराब ही माना जाएगा, डेंट लग जाएगा। अच्छा ठीक है जी। और एक गुरु जी, जैसे सूर्य और बुध बैठे हों और सूर्य और शुक्र बैठे हों, तो मसनूई में तो शायद ये मंगल ने और गुरु बन जाते हैं, ऐसे कैसे या वो कोई ऐसे हो ना, क्यों कहो सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे, ये बोलो। नहीं, सूर्य और बुध जैसे दूसरे घर में बैठे हैं सर, मान लीजिए, जब 5 में बैठे, 9 में, किसी में बैठे, एक जगह रुक जाओ श्री गणेश जी, कहाँ कहीं बिठा लो, एक जगह बिठा लो। ठीक है सर, दूसरे में बैठे हैं। हाँ ठीक है, सूर्य और बुध दूसरे में बैठे हैं सर। बुध तो जैसे नुकसान करता है सर उसको, वो छोड़ो, प्रश्न क्या है वो छोड़ो सर। मेरा प्रश्न यही है बस सर, प्रश्न यही है बस भी यहाँ हम गुरु को कैसे भेज दिया, आप शुक्र कहाँ भेज दिया? जैसे सूर्य और शुक्र भी सर एक साथ में बैठ सकते हैं किसी की कुंडली में, सूर्य और शुक्र भी बैठे होते हैं। सूर्य शुक्र भी बैठ सकते हैं, सूर्य बुध भी बैठ सकते हैं। हाँ, बस यही पूछ रहे सर, सर दोनों जगह पे, जैसे कहीं सूर्य और बुध बैठे हो, जैसे सूर्य और शुक्र बैठे हो, गौरव जी, तो गुरु को श्री गणेश कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, नमस्ते गौरव जी। सर सिंपल बस यही था कि गुरु को हम फिर कैसे देखेंगे, अच्छा या बुरा? सर देखो, मैंने सिंपल फार्मूला बता रखा, फार्मूला वही रहेगा, चाहे मुझसे 10 बार पूछ लो। अच्छा जी, चाहे वो किसी के साथ ही बैठे, डज नॉट मैटर। हाँ ठीक है।
नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया था कि चौथे भाव में गुरु होगा तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा। चौथे भाव में गुरु होगा तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा ना? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? सर आपने बोला था ना कि पहले से केतु 5 भी तो में देखो, केतु भी देखना पड़ेगा गौरव जी। मैंने केतु भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो देखो पूरा। गुरु तो चौथे भाव में आएगा तो गुरु उच्च का होगा, हाँ। परंतु ये देखना है कि केतु कहाँ पर बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है। अच्छा, केतु अगर 6 से देखो गुरु और चेला है, गुरु और चेला, चेला कौन है? केतु है। केतु गुरु से पीछे होना चाहिए, पीछे के मतलब पीछे के भाव में होना चाहिए। नहीं, आपने एक और सूत्र बताया था ना कि 1 से 5 में गुरु हो और 1 से 6 तक बताया था मैंने। 1 से 6 तक गुरु हो और 7 से 12 तक केतु हो। उसको बताया तो वो आज क्लास के शुरू होने से पहले भी बड़ा एक्सप्लेन किया गया। तो चंद्रमा ये मेरा डिस्टर्ब वो हो जाएगा। वीडियो है। हाँ हाँ, फिर चंद्रमा डिस्टर्ब हो। मगर इस केस में अगर केतु अगर पहले बैठा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू। हाँ पायल जी, पायल पटेल जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सर मुझे कंफ्यूजन डायरेक्शन में है। आपने फर्स्ट ये बोला था कि फर्स्ट हाउस पूर्व दिशा होता है, राइट? आज बोला आपने फिफ्थ हाउस पूर्व दिशा होता है, थर्ड में आपने साउथ बताया था, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है डायरेक्शन में सर, प्लीज समझाएंगे? कोई बात नहीं, पंचम भाव में ना ये सूर्य का भाव माना जाता है। अच्छा। सूर्य का, इसलिए यहाँ पर पूर्व दिशा, ये एक तरह से सूर्य का पक्का घर 5वां माना जाता है। पक्का घर का मतलब होता है फिक्स है। हाँ हाँ हाँ। पहले भाव में तो वो कारक है, सूर्य कारक है सिर्फ, पर 5वां भाव का मालिक वो अकेला खुद है एक तरह, क्योंकि वहां पे सिंह राशि फॉल कर रही है। अच्छा, तो इसलिए इसको पूर्व दिशा कहा गया। ये लाल किताब का कंसेप्ट। એટલે सर ऐसा है कि फर्स्ट हाउस को हम पूर्व दिशा बोले तो बाकी को नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं मैं समझ गया, आपके पॉइंट को समझ गया। जैसे पहले भाव को पूरब माना जाएगा, सातवें को पश्चिम माना जाएगा, हाँ बस वैसे चौथे को वैसे। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं समझ गया था आपके। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ ईशान जी। गुरु जी क्या शेयर मार्केट, शेयर बिजनेस है क्या कहा? शेयर बिजनेस, शेयर बिजनेस मैं समझा नहीं अभी। शेयर बिजनेस, शेयर बिजनेस, शेयर बिजनेस है यस। हाँ, इस बात से देखा जाती है। हाँ पंचम से देखा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छा याद दिलाया। शेयर बिजनेस, शेयर मार्केट पर 2 भावों पर डिपेंड करती है, 5वें पर भी और 8वें से भी। 5वें से भी और 8वें से भी, दोनों को देखा जाता है, 5th एंड 8th। और जातक की लाभ अफेयर क्या इस बात से देखा जाती है? हाँ लव देखा जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ सोनू जी, हो गए सोनू जी? आपका हो गया? ठीक है, एंड चलो सबका हो गया। मुकेश तिवारी जी। प्रणाम सर। प्रणाम हो। मैं बाकी सब हैंड डाउन कर लो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था सर कि राशि परिवर्तन का 5-10 की जो दुश्मनी है उस पर फर्क पड़ेगा? जैसे 5 में शनि, 10 में सूर्य है। राशि परिवर्तन में फर्क पड़ जाता है, फिर वो ग्रह धर्मी बन जाता है, तो उसमें दुश्मनी नहीं करेगा? हाँ नहीं, फिर दुश्मनी नहीं। ठीक सर, थैंक यू। हाँ खेमचंद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक जो सेकंड हाउस में हमने बोला था लाल किताब के उससे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है और टेंपल उसमें आता है, तो सर जो कल की क्लास थी उसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी 4th हाउस की, शिव भगवान जी की 5th फेज की। तो सर टेंपल नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में, जो वैसे वास्तु के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो टेंपल नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए 4th हाउस या सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट में? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए टेंपल। तो सर आपने सेकंड हाउस के उसमें भी लिखवाया था कि सेकंड हाउस खेमचंद मंदिर माना गया है। मंदिर जो माना गया है, मंदिर जो बाहरी मंदिर होता है वो मंदिर, परंतु उस बाहरी मंदिर में अगर हम गर्भगृह की बात करेंगे तो 9वां भाव भी मंदिर का ही। अच्छा, हमारे घर का मंदिर नहीं, बाहर का मंदिर? बाहर का मंदिर जहाँ पर हम दान दे करके आते हैं वो दूसरा भाव, पर वो बाहर का ही मंदिर जहाँ पर गर्भगृह देखा जाता है वो 9वां भाव बताएगा। जैसे जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो 9वां बताया जाएगा। 4था भाव सिंपल इतना कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ये गुरु की दिशा है।
ठीक है। और गुरु की दिशा में आप अपने घर का वास्तु के अंदर मंदिर रखेंगे जो वो नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। ओके सर, ठीक है है ना। सर। मंदिर में जरूरी नहीं है कि मंदिर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मूर्ति रखी हो, इसलिए आपको बहुत सारे दक्षिणा मूर्ति मंदिर मिल जाएंगे। दक्षिणा जी। मूर्ति का मतलब ये है कि मूर्ति ने खुद दक्षिण मुख मतलब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हाँ जी, हाँ जी। दक्षिण, समझो। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है यामिनी जी सर। बताइए। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने से सातवें को मतलब घर देखते हैं, भाव एक दूसरे को देखते हैं, तो 11th हाउस फिर 5th हाउस और 11th हाउस में कनेक्शन रहेगा? नहीं, लाल किताब में देखने का सूत्र मैं आपको कराऊंगा, शांति से पूछ लिया तो बता दूं। 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह सिर्फ 9वें को देखेगा, और तीसरे में बैठा हुआ ग्रह 11वें को देखेगा और 9वें को देखेगा। वो थोड़ा दृष्टि संबंध अलग है। हाँ पूजा जी। सर जैसे 5th हाउस में बुध है सर, ये सन का तो फ्रेंड है और गुरु का एनिमी है, तो सर ये कैसा रिजल्ट देगा, कि अच्छा या बुरा? सूर्य बुध जो है अच्छा रिजल्ट देंगे, पर यहाँ पर गुरु थोड़ा डिस्टर्ब माना जाएगा। तो 50-50 रहेगा सर रिजल्ट, मतलब बुध का? 50-50 नहीं कह सकते। सूर्य बुध का इंटेलिजेंस लेवल उसमें काफी अच्छा रहेगा, पर गुरु 80% तक ठीक रह सकता है, 20% उसको डेंट लगता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर सीमा गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी है जिसमें 5th हाउस में राहु के बारे में आपने बता रखा है। अच्छा। कि हाँ जी, तो उसमें आपने बताया कि मल्टी टैलेंट, ये बच्चा जो है कंप्यूटर्स वगैरह इन स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा जाता है। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई बच्चा हो इसी तरीके का, बिल्कुल सेम जो आपने बताया, सेम टू सेम ऐसा ही मेरा बेटा है, और 4th में चंद्रमा और 9th में सूर्य और बृहस्पति, तो क्या उसको पढ़ाई में ठीक करने का उपाय बृहस्पति ठीक करके किया जा सकता है या कैसे? बृहस्पति सभी के लिए सीमा जी है। पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, 2 ग्रहों को पकड़ लिया करो, गुरु को और चंद्र को। बच्चा है तो चंद्रमा को, बड़ा है तो फिर केवल गुरु। तो सर गुरु तो जैसे 9वें भाग में है, लेकिन कहीं बैठा हो, कहीं बैठा हो, कहीं बैठा हो, तो पढ़ने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब वो दिक्कत बच्चा इसीलिए है ना किताब सीमा जी, पढ़ना ही मैंने नहीं अभी चाहता, आपको और वैसे टेक्निकली स्मार्ट है वो। अभी आप पांचवी छठी क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगा। क्योंकि गुरु जो है टक्कर मारता है चंद्रमा को 4थे भाव में बैठ, तो बर्बाद करता है चंद्रमा को। चंद्रमा बर्बाद होगा तो मन टिकेगा ही नहीं, आदमी का मन चंचल होगा, दिमाग तो उसका गैजेट्स में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, सारा दिन मोबाइल पे खेलता रहेगा। तो प्रॉब्लम तो ये है, फोकस तो नहीं। सर इलाज क्या है इसका? क्या इलाज मत पूछो पुखराज से? क्लास के अंदर, इलाज मत पूछो। इलाज है ना, बहुत सारी कुंडली देख के इलाज समझ में आता है। क्योंकि क्लास में आप लोग पूछ तो लोगे, पर गलती मेरे से भी होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एक कॉन्टेस्ट में कोई बात कह रहा हूँ तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है। हाँ मधुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर जैसे 5th हाउस में राहु हो तो ये सूर्य ग्रहण माना जाएगा? नहीं, 5th हाउस में राहु हो तो सूर्य ग्रहण क्यों माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सर ऐसी कंडीशन में क्या ये जो सूर्य को मजबूत कर देता है राहु 5th हाउस में आकर? नहीं नहीं, काहे कर राहु में पंचम में कैसे मजबूत कर देगा? अच्छा, मतलब ग्रहण नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आज सूर्य मैं सोच अगर रहा अपने था जल्दी शत्रुओं छुट्टी के हो जाएगी, आप छुट्टी नहीं होने दे रहे। मैं सोच रहा था आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। कोई रेलिवेंट सर क्वेश्चन इस है तो क्वेश्चन के पूछिए आपने। बाद हाँ छुट्टी ले मैं लीजिएगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सूर्य अगर अपने शत्रुओं के घर में चला जाए तो भी वीक माना जाता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी चला जाए अपने शत्रु के घर में वो ही वीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग व्हाट्सएप पे लिखिए थैंक यू। थैंक यू सर।